हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सीबीएसई के सैंपल पेपर क्लास 10th का कराएंगे। स्टैंडर्ड हमने करा दिया था, अब हम बेसिक सैंपल पेपर कराएंगे। बेसिक और स्टैंडर्ड में ज़्यादा फर्क नहीं है सैंपल पेपर। तो आपको स्टैंडर्ड हमने करा दिया था यूट्यूब पर, उसको आप देख सकते हो। अब हम बेसिक मैथ्स का कराएंगे क्लास 10th का। बेसिक पेपर आप देखो। बेसिक तो अभी नहीं कराया ना बेटा। हेलो। हाँ, बेसिक देखो, ये बेसिक मैथ्स है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पीछे कर लो। x plus 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सेक्शन 1। पैटर्न वही है, 36 क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 से 26 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। 27 से 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। 34 से 36 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। और फर्स्ट सेकंड पैटर्न पूरा वही है। इसमें क्या है, उसमें 4 केस स्टडी था, इसमें 5 केस स्टडी दिए जाएंगे। समझ में आया। और 5 में से 4 करने हैं आपको। ईच केस स्टडी है 5 नहीं, 4 ही केस स्टडी इसमें भी आएंगे। पेपर दोनों का पैटर्न सेम है, स्टैंडर्ड भी और बेसिक दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ हम क्वेश्चन करते हैं सेक्शन ए पार्ट ए। हम पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। देखो, पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x plus 156 as the product of primes। x plus 156 as the product of the prime। 156 2 से हम कैंसिल करेंगे। 2 से 1 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर 2 से हम कैंसिल करेंगे। 2 3 जा, 2 9 जा। फिर हम 3 से कैंसिल करेंगे। 3 1 जा, 3 3 जा। फिर हम 13 से कैंसिल करेंगे। 13 1 जा। तो यहाँ पर अब हम इसका 156 का प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 बार है, इंटू में 3 इंटू में 13। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है सम ऑफ हुज जीरोज, तो जिसमें 2 जीरोज अल्फा प्लस बीटा, इनका सम दिया हुआ है 2 है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8 दे रखा है। समझ में आया। नितिन आवाज आ रही है ना बेटा। हर्ष आपको आवाज आ रही है। यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा -8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएंगे, उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स, और प्लस यहाँ x लिख देंगे, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट आपका अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 2 है, तो ये आ गया 2x, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया है -8। तो यहाँ क्या रख दोगे -8। तो यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स -8। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। थर्ड में दे रखा है गिवन दैट HCF ऑफ 96 कॉमा 404 का HCF दे रखा है। HCF कितना दिया है, 4 है। 2 नंबर्स है 96 और 404, इनका HCF 4 दिया हुआ है। फाइंड द LCM ऑफ, हमें LCM पता करना है दोनों नंबर्स का। 96 कामा 404 का, 404 का LCM पता करो। तो इन दोनों का HCF 4 दिया है, आप LCM पता करो। तो आपको फार्मूला पता है, फार्मूले में क्या होता है HCF इंटू में LCM
बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो यहाँ पर एचसीएफ दोनों नंबर्स का दे रखा है 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो एचसीएफ की जगह हम 4 रखेंगे। इंटू में एलसीएम हमें पता करना है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मींस 96 फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर 404। तो 4 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाई 404। ठीक, अब हम यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 और डिवाइड में 4 हो जाएगा। ये आपको पता चल गया एलसीएम, दो नंबर्स का एलसीएम हो गया। 4 से हम इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो ये आ गया 24 मल्टीप्लाइड बाई 404। अब 24 से हम 404 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से 404 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर्स आएगा वो नंबर्स हम लिख देंगे। समझ में आया बेटा? सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? नितिन समझ में आया? दूसरा तीसरा क्वेश्चन ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब यहाँ 24 और 404 को आप मल्टीप्लाई करोगे। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपको स्टेट द, इसी का और पार्ट दिया हुआ है, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आप इसको अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि कोई भी नंबर्स हो तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी जा सकती है। कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये आपकी अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अगला हम क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द पेयर्स ऑफ इक्वेशन x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0 is consistent or inconsistent। कंसिस्टेंट मतलब जिसका सोल्यूशन हो और इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सोल्यूशन ना हो, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है x माइनस 2y, क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये पहली लाइन दिया है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और सेकंड लाइन का इक्वेशन दिया है 3x प्लस में 4y माइनस में 20 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 20 उधर ले जाओगे तो प्लस 20 हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये आपका इक्वेशन सेकंड दे रखा है। अब यहाँ पर हमें शो करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हम कॉफिशिएंट, हमें 3 केसेस पढ़ा था हमने कि a1 by a2, केस फर्स्ट था आपका कि a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, तो दो लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी और यूनिक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सोल्यूशन होगा। केस सेकंड आपने पढ़ा था कि अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो, तो ये दो पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी और ये कभी कट नहीं करेंगी। L और M दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी और इस केस में नो सोल्यूशन आएगा, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। थर्ड केस, ये आपका केस सेकंड था। केस थर्ड आपने पढ़ा था, 3 केसेस आपने पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, तो ये क्या होगा, एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगी। L लाइन और M लाइन दोनों ओवरलैप हो जाएंगी, ओवरलैपिंग लाइन हो जाएगी, तो इसमें मेनी सोल्यूशन आ जाएगा। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट, बहुत सारे सोल्यूशन एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट, ये आपका कॉन्सिडेंट हो जाएगी। तो यहाँ 3 केसेस पढ़ा था। अब हम यहाँ पर कॉफिशिएंट को देखते हैं। तो a1 by a2 इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 by 3 आया, और b1 by b2 आपका -2 आया, ये आपका a1 अपान a2 है। और b1 अपान b2 निकालो, तो b1 अपान b2 इसका कॉफिशिएंट -2 है,
तो -2 अपान में 4 हो गया, 2 1 जा 2 2 जा -1/2 आ गया। अब A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आया। A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो इसका मतलब x और y के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं है, तो कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इसका क्या आ जाएगा? कंसिस्टेंट। यहाँ आपको क्या लिखना है? कंसिस्टेंट। जिसका एक एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो, जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो कंसिस्टेंट, जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो वो इनकंसिस्टेंट। तो ये आपको लिख देना है। इसमें कंसिस्टेंट आया क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं है। ये आपका 4th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। इफ A एंड B फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, इफ A एंड B आर को प्राइम नंबर्स देन फाइंड द HCF ऑफ A एंड B। को प्राइम किसको कहते हैं? ऐसे प्राइम नंबर्स जो क्या हो कि जिनका 1 के अलावा कोई अलग HCF ना हो। जैसे 2 नंबर्स, 2 कैसी नंबर है? प्राइम नंबर्स है। 3 कैसी नंबर है? प्राइम नंबर्स है। अब 2 और 3 का HCF क्या आएगा? ये आपका 1 आएगा। दोनों का HCF कुछ कॉमन ना हो तो 1 हमेशा कॉमन होता है, HCF 1 होता है। तो 2 और 3 का HCF क्या आया? 1 आया। तो 2 और 3 को हम को प्राइम कहेंगे। क्या बोलेंगे? को प्राइम। एक होता है ट्विन प्राइम, ये आपका क्या होगा? को प्राइम, जिसका HCF 2 प्राइम नंबर्स लो और उन दोनों का HCF निकालो तो 1 हो, मतलब कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। दूसरा वर्ड होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है? कि P कोई प्राइम नंबर्स है और 2 ऐड करने पर नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल जाए, तो उसको हम P और P+2 इनके पेयर्स को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम ट्विन प्राइम नंबर्स। P कोई प्राइम नंबर्स है और 2 ऐड करने पर नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल जाए, तो P और P+2 के पेयर को हम क्या बोलेंगे? इस ऑर्डर पेयर को बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम क्या? जैसे मान लो 3 हो गया और 5 हो गया। अब 3 क्या है? प्राइम नंबर्स है। 3 में 2 ऐड करो तो एक अगली प्राइम नंबर्स मिल गई। या ऐसी 2 प्राइम नंबर जिनमें डिफरेंस कितने का हो? 2 का हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम। और को प्राइम क्या होता है? जिनका HCF 1 हो। समझ में आया? जैसे 5 और 7 कैसी नंबर्स हैं? ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम TP हो गई है, ट्विन प्राइम हो गई। सेव यहाँ पर 11 और 13, 11 एक प्राइम नंबर है और 2 ऐड करने पर नेक्स्ट प्राइम नंबर मिल गया। या इनमें डिफरेंस कितने का आया? 2 का। इनमें डिफरेंस 2 का, इनमें डिफरेंस 2 का, तो इनको क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम। समझ में आया? तो हमें A और B को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका HCF क्या आएगा? जब A और B को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका HCF क्या होगा? को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है? 1 होता है। तो A और B का HCF क्या आएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आया बेटा? हाँ। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 छठे में दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। फाइंड द पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल है जिसका सेंट्रल एंगल दे दिया गया। सेंट्रल एंगल दिया है 60 डिग्री और रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब हमें सेक्टर की एरिया AOB की एरिया हमें पता करना है। फार्मूला लगाएंगे हम एरिया ऑफ ए सेक्टर का। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है? फार्मूला πr² थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7 पुट करो, तो पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे। r² 6 है, 6 2 बार लिखना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है अपॉन में 360। 66 1 जा 66 जा
6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 113, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेक्टर की एरिया हो गया। तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7 रखना है, आर की जगह 6 2 बार लिखना है, थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन में 360, फिर कैलकुलेशन कर लोगे। तो एरिया ऑफ दी फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यू टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। एक नंबर का क्वेश्चन है। इसी में और में दे रखा है अ हॉर्स टाइड टू ए पोल with 22 meter long rope, find the perimeter of the field where the horse can graze, take pi is equal to 22/7। a horse tied to a pole, एक पोल से एक हॉर्स बांध दिया गया with 22 meter long rope, find the perimeter of the field। यहाँ पर एक हॉर्स है, एक पोल से, ठीक, एक हॉर्स टाइड अ पोल विद ए 22 मीटर लॉन्ग रोप। ये यहाँ पर एक पोल है, एक हॉर्स को बांध दिया गया, ये पोल था, पोल से आपने बांध दिया हॉर्स को। अब ये 22 मीटर लॉन्ग रोप से, इसकी लॉन्ग रोप मतलब रेडियस हो गया 28 मीटर लॉन्ग रोप से। तो ये सर्कल ऐसे घूम करके क्या करेगा, ग्रास को ग्रेज करेगा। तो अ हॉर्स टाइड टू ए पोल विद 22 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये आपने पोल ले लिया और 22 मीटर 8 मीटर की रस्सी ले लिया और हॉर्स के इसमें बांध दोगे। अब हॉर्स ऐसे घूम घूम करके मतलब ग्रास को ग्रेज करेगा। तो ये 28 मीटर रेडियस हो जाएगी। ये आपका सेंटर हो गया जो पोल था। अब आप सर्कल की पेरीमीटर हमें पता करना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल 2 पाई की जगह 22/7 और आर आपका 28 मीटर हो गया। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 117, तो कितना आ गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना मीटर स्क्वायर एरिया हो गई। इतनी एरिया वो ग्रेज करेगा, इतना मीटर आएगा। पेरीमीटर पूछा गया है तो मीटर, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? यस सर। तो यहाँ पेरीमीटर आपका 2 पाई आर फार्मूला लगा दोगे। 2 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह रेडियस इसकी जो लॉन्ग रोप है, तो रोप की लेंथ इसके रेडियस का काम करेगी। तो 28 रख दोगे, फिर कैंसिल कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, एंगल ADE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BAC 50 डिग्री, देन फाइंड एंगल BCA। हमें BCA एंगल पता करना है। In the given figure, DE parallel to BC, ABC एक ट्रायंगल है, DE जो है वो BC के पैरेलल्स है। DE BC के पैरेलल्स दे रखा है कि DE लाइन पैरेलल है BC के, और एंगल ADE ये एंगल 70 डिग्री दिया है, और एंगल आपको BAC 50 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया है, 50 डिग्री। अब हमें पता करना है कि एंगल BCA कितना आएगा। BCA ये वाला एंगल हमें पता करना है। तो हम देखते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो ये 70 है और ये 50 है, दोनों को ऐड कर लोगे तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पर ये 50 है, ये 70 है, दोनों ऐड करो, 180 में से माइनस करो तो 7 5 12, ये एंगल कितना आ जाएगा, 12 और 6 18, 60 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल पता हो तो तीसरा निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करो, 180 में से माइनस कर दोगे। तो एंगल आप लिखोगे इन ट्रायंगल
ADE में एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल AED इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल A वैल्यू पुट करोगे तो 50 डिग्री, एंगल D की वैल्यू रखोगे 70 डिग्री, प्लस में एंगल AED बराबर में 180 हो गया। अब यहाँ 70 में 5 जोड़ोगे तो 120 डिग्री, प्लस में एंगल AED बराबर में 180 डिग्री हो गया। तो एंगल AED बराबर क्या आएगा, 180 माइनस में 120, 180 में से 120 माइनस करो तो 60 डिग्री आ गया। अब आपको पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। अगर कोई भी दो लाइन्स हो और इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। अगर P और Q दो लाइन्स हैं, ये पैरेलल्स हैं, और इनको R कोई लाइन है जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको कट कर रही है, तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल C भी आपका 60 डिग्री आ जाएगा। क्या लिखोगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। आप ये लिखोगे कि एंगल AED बराबर है एंगल ACB के, ACB। ठीक, तो ये आपका 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। समझ में आया, ये समझ में आया बेटा? यस सर। अगला क्वेश्चन इसी का और में दिया है। इन द गिवन फिगर ADE, यही फिगर ले लिया, AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसी में यही फिगर फिर से ले लिया है, A B C, और ये पॉइंट आपका D हो गया और ये E हो गया। ठीक, AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। AD कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, और BD आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। BD कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। ठीक, BD 3 हो गया, और AE 3.5 है। AE कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, और AC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। AC ये पूरी साइड दे दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमें पता करना है कि DE पैरेलल है BC के, तो जब हम यहाँ AE माइनस कर देंगे 7 में से, टोटल आपको AC दे रखा है 7, तो 7 में से 3.5 माइनस करोगे तो ये भी आपका 3.5 आएगा। 7 में से हम 3.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि EC कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर माइनस में 3.5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आ गया। अब दो पैरेलल लाइंस अगर हो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दिखाना है, तो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा है। थेल्स थ्योरम में क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल्स हो, अगर कोई ऐसी लाइन है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर साइड की, मतलब इफ ये लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट इंटरसेक्ट द टू अदर साइड्स इन टू डिफरेंट पॉइंट, देन द साइड इज डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर कोई ट्रायंगल है, डी और ई दो मतलब पॉइंट लिए गए हैं, डी और ई साइड पर कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए गए। अब जो लाइन आप डी ड्रॉ करोगे, ये लाइन डी जो है बीसी के पैरेलल्स हो, डी किसके पैरेलल्स हो, बीसी के, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब एडी अपान डीबी बराबर होगा एई अपान में ईसी के। यह है आपका बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पर लाइन पैरेलल हमें दिखाना है तो ये रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। तो अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो रेशियो दिखाओ, इसको बीपीटी थ्योरम कहेंगे। और अगर रेशियो सेम है, लाइन पैरेलल शो करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर हम रेशियो देखते हैं तो 2/3 और यहाँ क्या है 3.5/3.5, तो 2/3 ये आपका 2/3 डज नॉट इक्वल नहीं है किसके, 3.5/3.5 के। कैंसिल करो तो 1 आ जाएगा। तो 2/3 बराबर नहीं है किसके, 1 के। तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। अगर रेशियो बराबर आ जाता
तो लाइन पैरेलल होती, कन्वर्स ऑफ पीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स हो जाता। तो अगर लाइन पैरेलल आ जाती है, रेशियो बराबर आ जाता कि AD अपान DB बराबर हो जाता AE अपान EC के, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल्स हैं। तो यहाँ पर लाइन पैरेलल नहीं है, तो आप लिख दोगे कि नो DE पैरेलल टू BC। समझ में आया? हेलो, समझ में आया बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5280. Find the radius of the field. The cost of fencing a circular field at the rate of 24 per meter is ₹5280. Find the radius of the field. देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, सर्कुलर कोई सर्कुलर फील्ड है, इसको फेंस करना है, इसका रेट दे दिया गया है ₹20 पर मीटर, ₹24 पर मीटर, पर मीटर मतलब पेरीमीटर। तो 1 मीटर का कितना कॉस्ट है? 24 रुपए। 24 रुपए कितने का है? 1 मीटर का कॉस्ट है फेंस करने का। 1 मीटर का 24 हाँ, 24 रुपीज है 1 मीटर का कॉस्ट फेंस करने का सर्कुलर फील्ड को। तो यहाँ पर 5280 कितने मीटर का होगा? तो 5280 अपॉन में 24 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 जा 2 2 जा 12 आ गया, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा कैंसिल हो गया। 2 से फिर काट दो तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, ये भी कैंसिल हो गया। 6 से कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 220 आ गया। कितना आ गया? 220 मीटर। 220 मीटर ये आपका टोटल फेंस करने की सरकमफेरेंस आ गया, पेरीमीटर। अब हम पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल 2 पाई r होता है। पेरीमीटर आपका 220 आ गया और 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r हमें रेडियस पता करना है। तो 220 यहाँ 7 डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 22 इज इक्वल टू r। अब हम 22 1 जा 22 10 जा 2 1 जा 2 5 जा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35। तो r की वैल्यू कितना आ गया? 35 मीटर। यही हमें रेडियस पता करना था। समझ में आया बेटा? यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। A tree, question number 9. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, where it makes an angle 30 degree. The distance between the foot of the tree to a point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree from where it is broken. NCERT का क्वेश्चन दिया है। कह रहे हैं कि एक ट्री है, break to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground. ये कोई ट्री था, मान लेते हैं ये ऊपर से कुछ पोर्शन इसका टूट गया और नीचे ग्राउंड पर टच कर रहा है, ग्राउंड पर। ठीक, अब हमें ट्री की हाइट पता करना है और ये ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। और ये जो ग्राउंड से टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस 8 मीटर है, ये दे दिया 8 मीटर है। ए बी सी और डी, ये आपका BD ट्री था, C पॉइंट से टच हो गया मतलब टूट गया और ये यहाँ आके ये A पॉइंट था, ये A था और ये A टॉप जो था, ये पोर्शन, ये जो टॉप पोर्शन था ट्री का, ये आके कहाँ गिर गया? इस पॉइंट पर आके गिर गया। समझ में आया? हाँ। तो हमें ट्री की हाइट पता करना है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या है। तो हम इसको h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो टोटल हाइट ट्री की कितना हो जाएगी? h प्लस x हो जाएगा, h प्लस x।
अब ये आपने BC को H माना है और जहां से टूटा उसको ऊपर A से C तक X माना है, तो ये A और C टॉप वाला पॉइंट A यहाँ आ जाएगा, ये भी आपका X हो जाएगा। अब हम H और X की वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ H अपान में 8 लिखेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में BC अपान में AB, BC अपान AB इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 30 हो गया। अब BC की वैल्यू H है, अपान में AB की वैल्यू 8 है और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H बराबर 8/√3 आ गया। H की वैल्यू कितना आ गया? 8/√3 मीटर। दूसरा हम ये साइड लेंगे तो यहाँ बेस अपान परपेंडिकुलर, फिर से अगेन ट्रायंगल आप पूरा ABC ट्रायंगल फिर से ले लो। इन ट्रायंगल ABC में तो BC मतलब इसको दूसरा आप cos थीटा ले लोगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB अपान में AC बराबर में cos थीटा। AB क्या है? बेस है, तो बेस 8 हो गया बेस, अपान में हाइपोटेन्यूज X है और cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री, थीटा आपका 30 डिग्री है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर आ गया 16/√3, 16/√3। अब दोनों हमें हाइट ऐड कर देना है, तो कैपिटल हमने क्या लिखा है कि कैपिटल H बराबर x प्लस H। वैल्यू रखो, x की वैल्यू आ गई आपकी 16/√3 और x की वैल्यू आ गई 8/√3। तो दोनों को ऐड करोगे तो 16 में 8 ऐड करोगे 24√3। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। अब आप रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी? 24 इंटू में √3 और अपान में 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8√3 हो गया। यही आपका टोटल ट्री की हाइट हो गई। तो हाइट टोटल ट्री की कितना हुई? H बराबर 8√3 मीटर। समझ में आया? तो NCERT का क्वेश्चन था ये समझ में आया बेटा? यस सर। हेलो, यस सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, 9.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 में इफ द ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, कोई सर्कल है जिसका पेरीमीटर 2πr होता है, एरिया πr² होता है, तो कह रहे पेरीमीटर और एरिया न्यूमेरिकली बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2πr बराबर है πr² के। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो 2 बराबर r हो गया। यही हमें रेडियस पता करना है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 यूनिट आ जाएगी। 2 यूनिट, क्योंकि हमें ये मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो 2 यूनिट हम लिखेंगे रेडियस। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11, राइट द इंपेरिकल फार्मूला एमंग मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये आप NCERT की बुक में देख सकते हो इंपेरिकल फार्मूला। 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर होता है मोड के। तो ये फार्मूला आप देख सकते हो। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC internally in the ratio 3:5. To divide a line segment BC internally in the ratio 3:5, we draw a ray BX such that angle CBX is an acute angle. What will be the minimum numbers of points to be located at equal distances on ray BX? तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट BC। एक BC लाइन है, BC ये आपका B हो गया। ये किसी लाइन का टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट है। BC कितने ये सेंटीमीटर ये नहीं दिया है,
ये आपका बी सी बी हो गया पॉइंट और ये सी हो गया। अब एक एक्यूट एंगल्स पर एक रे है जो आपको कराया था, तो सी बी एक्स, ये रे क्या है, बी एक्स है। अब यहाँ पर एक एक्यूट एंगल, ये कितना बना रहा है एंगल, थीटा बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक। और 3:5, 3:5, तो यहाँ इसके कितने पार्ट्स करोगे, 5 पार्ट करोगे। ये आपका 5 पार्ट हो जाएगा इसका, x1 3:5, इसके 3 पार्ट होंगे, x1 x2 और x3 x1 x2 और x3। यही आप इसी के पैरेलल थीटा एंगल पर ही एक आप दूसरी रे खींचोगे, इसको आप सी और मानना है आपको, हाँ ये कितना, इसको हम सी वाई मान लेते हैं। अब इसके कितने पार्ट करोगे, आपको 3:5 दिया है, 3:5, तो 5 पार्ट इसके करोगे, तो यहाँ पर y1 y2 इक्वल पार्ट, y3 y4 और y5। अब इसका 3 और इसका 5 दोनों को मिला दोगे, तो ये रेशियो क्या हो गया, 3:5 हो गया। इसके 5 पार्ट किया, इसके 3 और इसके 5 पार्ट हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पूछा गया है व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन रे बी एक्स पर कितने मिनिमम पॉइंट आप करोगे, तो 3 आंसर लिख देना है इसका। समझ में आया। यही आपको लिखना है इसमें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। तो यहाँ पर 2 लाइन पे इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ लाइन 4x प्लस में py और प्लस में 8 = 0। दूसरा लाइन दिया है 2x और प्लस में 2y प्लस में 2 = 0। 2 लाइन के इक्वेशन दे दिए गए और यूनिक सोल्यूशन है। तो इसका यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन के b1/b2। तो a1/a2 हम निकालेंगे, a1/a2 4/2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 हो गया। और b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 p/2 हो जाएगा, p/2। अब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब 2 डज नॉट इक्वल होना चाहिए p/2 के। यहाँ 2/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p डज नॉट इक्वल टू 4। अब p की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4। p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, 4 के अलावा कोई भी नंबर रख दो तो ये हमेशा क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन, हाँ यहाँ पर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। p की किस वैल्यू के लिए ये यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन p की वैल्यू 4 छोड़ करके बाकी कोई भी नंबर रख दो, हमेशा क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन। तो पूरी रियल नंबर में से, आप कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरी रियल नंबर में से 4 नंबर माइनस कर दो, तो ये हमेशा क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन, यूएस मतलब यूनिक सोल्यूशन आएगा। एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, रियल पूरा रियल लाइन में से 4 नंबर केवल माइनस कर देना है। 4 को छोड़ के p की वैल्यू कोई भी रख दो, हमेशा क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। ये क्वेश्चन 13 है। इसी का r वाले पार्ट में और में दे रखा है, और में व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशन दिए हैं, 2x प्लस में 3y = 5। दूसरा इक्वेशन दिया है 4x प्लस में 6y = 7। अब हम a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 कितना आ गया, 2/4, 2/4, 2 1 जा 2 2 जा तो 1/2 आ गया। ऐसे हम b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 3/6 आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 हो जाएगा। ऐसे हम c1/c2 निकालेंगे तो 5/7 आ गया। अब a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इक्वेशन क्या आया, a1/a2 बराबर है b1/b2,
डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 है, तो इसका मतलब ये किस टाइप की लाइन है? पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। और दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो यहाँ वही कहा गया किस टाइप की स्ट्रेट लाइन होगी ये। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? पैरेलल लाइन होगी। किस टाइप की लाइन? मतलब पैरेलल लाइन, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर है, लेकिन C1/C2 का रेशियो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। नंबर क्वेश्चन, 15 में दे रखा है a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो a bag contains 3 red balls. एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं। एक बैग है जिसमें कितनी रेड बॉल्स हैं? 3 रेड बॉल्स हैं। और ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 5 ब्लैक बॉल्स हो गई। टोटल कितनी बॉल हो गई? 3 में 5 ऐड करो, 8 बॉल्स हो गई। टोटल 8 बॉल्स हो गई। ये आपका 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। आप कह रहे हैं कि a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? रेड बॉल की आपको प्रोबेबिलिटी पता करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी? 3/8 हो जाएगा। 3 बॉल रेड कितनी बॉल्स है? 3 है। और टोटल बॉल कितनी है? 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 3/8। अगर पूछ लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना होगा, तो 5/8 हो जाता। तो ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है। दूसरा दिया है इसी में और में, अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया, तो अ डाई इज थ्रोन वंस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? अब एक डाइस को आप एक बार रोल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब प्राइम नंबर की आपको प्रोबेबिलिटी पता करना है, तो प्राइम नंबर कौन सी होगी? प्राइम नंबर कौन कौन सी होगी? 2 होगी और 3 होगी, 4 इवन नंबर और 5 होगा। तो कितनी प्राइम नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 नंबर्स हो गए और अपान में टोटल कितनी है? 6 नंबर हैं। तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? प्राइम नंबर क्या होती है? ऐसी नंबर जो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो और जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, अपने से कटे और 1 से कटे, तो ये प्राइम नंबर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है, इसके टॉप को ये टावर है जिसकी हाइट हमें पता करना है, h मान लेते हैं। ए बी टावर हो गई जिसकी हाइट हमें पता करना है, h मान लेते हैं। और ग्राउंड पर कोई पॉइंट है जो टावर के फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पर है, सी पॉइंट हो गया। टावर के फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पर सी पॉइंट ले लिया गया। जब इस पर ऑब्जर्वर सी पॉइंट पर ऑब्जर्वर है, वो टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना। तो आप पता करो कि टावर की हाइट कितना है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AB अपॉन में BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री। अब AB की वैल्यू h है और BC की वैल्यू 15 है, तो h/15, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगा, √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h बराबर 15 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 √3 मीटर हो गया। तो हाइट ऑफ दी टावर कितना आ गया? 15 √3। फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया थे। ये एंगल एलिवेशन एंगल दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हाइट आपको पता करना है, फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट है। फार्मूला अप्लाई करोगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन था। 16 में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। कोई भी इवेंट है होने की
और इवेंट ना होने की, दोनों जोड़ करके प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ आंसर 1 लिख दोगे। तो 1 से 16 तक क्वेश्चन में आपके 1 मार्क्स के थे। अब 17 से लेकर के केस स्टडी आपका है 17 से 20, फिर 21 से अलग क्वेश्चन चलेंगे आपके 3 नंबर्स के। तो ये आपको इतना करना है।